अश्विन, अगर साथ छोड़कर वो नहीं जाएंगे तो अब आने वाले दिनों में क्या हो सकता है महाराष्ट्र की राजनीति में? देखिए, अभी शैलेश सर ने एक बात कही कि अगर 16 विधायक डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे तो महाराष्ट्र की सरकार गिर सकती है। सर, मैं थोड़ा आंकड़े आपको बता दूं। महाराष्ट्र में टोटल नंबर ऑफ एमएलए 288 है और मेजॉरिटी मैजिक फिगर जिसको हम कहते हैं वो 145 है। अगर 16 डिस्क्वालीफाई होते हैं तो 16 से नीचे आ जाएगा वो नंबर, 145 माइनस 16। और वैसे भी दो सीटें फिलहाल खाली है। भाजपा के दो विधायक जिनकी हाल ही में डेथ हुई है, अनफॉर्चुनेट डेथ हुई है, वहां पे दो बीजेपी के विधायक कम हो गए, मतलब एक कम हो गया, एक वापस से उन्होंने सीट रिक्लेम कर ली है। तो ये जो है ये 16 कम हो गए हैं तो मेजॉरिटी का आंकड़ा भी 145 माइनस 16 हो जाएगा। और बीजेपी के पास उससे ज्यादा 160 165 के आसपास कुछ तो विधायक आज है, तो सरकार तो गिरेगी नहीं यदि 16 विधायक डिस्क्वालीफाई भी हो जाते हैं तो। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये डिस्क्वालीफाई सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का वो अधिकार नहीं है, ये विधानसभा अध्यक्ष का अधिकार है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना का जो दावा था पार्टी के नाम पे और पार्टी सिंबल पे, वो दावा, उस केस को इलेक्शन कमीशन को रेफर किया था, उसी तरह ये केस भी विधानसभा अध्यक्ष के पास आएगा, ऐसा मैं मानता हूं। टेक्निकली देखा जाए तो यही होना चाहिए। और अगर एक बार विधानसभा के अध्यक्ष के पास आ गया तो फिर तो क्या होगा हम सब जानते हैं। तो अब दूसरी बात यह है कि अगर अजीत पवार कुछ कर नहीं पाएंगे आज की स्थिति में तो आगे वो क्या करेंगे? उनके पास दो ही रास्ते बचे हैं, या तो अंकल जो दे, चाचा जी जो दे वो लेके चुपचाप बैठे रहे, या तो कुछ तो करके अपनी ऐसी सिचुएशन, अपनी ऐसी पोजीशन तैयार करे कि वो टर्म्स डिक्टेट करने की पोजीशन में आ गए, जो मुझे बिल्कुल पॉसिबल नहीं लगता। आज अजीत पवार एनसीपी में कुछ भी टर्म्स डिक्टेट करने के पोजीशन में नहीं है। और जैसा मैंने शुरू में कहा था कि जो इमोशनल भूकंप आया है एनसीपी में, उसको देखते हुए आने वाले कम से कम साल 1.5 साल तक तो कोई विधायक शरद पवार को छोड़ के अजीत पवार के साथ जाएगा नहीं। तो आज अजीत पवार के पास वैसे देखा जाए तो दो नहीं, एक ही रास्ता है। जो मिल रहा है वो लेके चुपचाप बैठो, या तो अकेले निकलो, कोई साथ में आने नहीं वाला, और अकेले जाके कुछ मिलने नहीं वाला। लेकिन अकेले निकलने वाली बात है शैलेश जी, उनको एक अच्छा खासा महाराष्ट्र में एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है और काफी एक्सपीरियंस नेता वो माने जाते हैं। अगर वो अकेले जाएंगे तो वो बीजेपी के लिए क्या एसेट साबित होंगे? अंत में यही पूछूंगी, इसके बाद प्रोग्राम को खत्म करती हूँ। अजीत पवार बीजेपी के लिए एसेट जो है वो, देखिए ये सब जो बड़े बड़े नेता जाते आते हैं उसका थोड़ा बहुत इलेक्शंस पे इमोशनल प्रभाव होता है। लेकिन मैं फिर एक बार याद दिला दूं कि जब पिछली बार अजीत पवार गए थे बीजेपी के साथ सरकार बनाने के लिए, तब बीजेपी को मौका के सामने मौका नहीं था कि वो कर ले। और अब इतने साल बीतने के बाद बीजेपी ने पूरी तैयारी कर ली है। जैसे शिवसेना में रेकी करके उनको मालूम था कि कितने लोग जो हैं वो टूट सकते हैं, उतने टूट गए। वैसे ही ये चीजें जो भी सरफेस पे दिखाई दे रही हैं, ऊपर ऊपर से दिखाई दे रही हैं, सिर्फ उतनी बातें नहीं है। निश्चित तौर पे बीजेपी ने अपना काम कर लिया होगा। तो इसलिए अजीत पवार यहाँ बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, वो तो प्रतीक होंगे जो अपने साथ लेके आएंगे। महत्वपूर्ण यह है कि बीजेपी ने कितना काम, कितनी तैयारी कर ली है एनसीपी को तोड़ने के लिए, अगर सरकार बचाने के लिए जरूरत पड़ी तो। बिल्कुल। चलिए, अब इंटरेस्टिंग टाइम्स हैं। अब आगे देखना होगा कि किस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति में क्या कुछ होता है। एनसीपी पर भी नजर होगी और इसका असर महाराष्ट्र विकास अघाड़ी सरकार पर क्या पड़ सकता है, बीजेपी का इस पर मूव क्या हो सकता है, इस सब पर निगाहें टिकी होगी। थैंक यू सो मच शैलेश जी। अश्विन, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द डिबेट। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, फीडबैक दीजिएगा और बने रहिएगा मेरे साथ Q5 नेटवर्क पर। थैंक यू।